Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about our next topic, which is chapter 7, and the topic name is programming with QBasic. So what's about the QBasic? Previously we discussed about our programming terms like programming language, interpreter, compiler, and so on. Okay, so we just use a programming language for making some programs and little softwares. So it is the basic program, so name is the QBasic, and we just use and taking some time about the programming. So here we just use our QBasic terms. So what is the introductions about the QBasic? So QBasic stands for Quick Beginner All Purpose Symbolic Instructions Code. Okay, you listen correct. It's a quick beginner symbolic, sorry, all purpose symbolic instructions code. Okay, so it is the full form of the QBasic. And what is the mean of particular full form? Means a quick beginner. आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए यूज़ करेगा ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. तो ये हर तरह के जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं उनके लिए ये होता है. ठीक ना. QBasic इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ओके, ये एक IDE होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप खुद से कुछ डेवलप कर सकोगे और आप अपने जो भी प्रोग्राम्स आप बनाते हो वो यहाँ पे रन करेंगे. बाय माइक्रोसॉफ्ट टू टाइप, एडिट, डिबग एंड एग्जीक्यूट बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम्स. ठीक, तो आप जो भी एक लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम सेट करते हो उस सेट पे आप कोई भी काम कर सकते हो. तो ये आपके QBasic में ये चीज़ें होती हैं. ओके, इट इज़ अ लैंग्वेज. तो आपको पता है कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, लाइक हिंदी सीखा था, इंग्लिश सीखा, ये सब चीज़ें जो हम लोग सीखते थे, तो उसमें क्या होता है कि बेसिक जो चीज़ें होती है वो होती है उसके कैरेक्टर सेट, है ना. यानी अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ABCD आनी चाहिए. अगर आपको हिंदी सीखनी है तो उसमें जो उसकी वर्णमालाएँ होती हैं क ख ग घ वो आना चाहिए. तो इसी तरह से जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक कैरेक्टर सेट होता है वो हमको आना चाहिए. ठीक, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हुए हैं. तो इसमें एक होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, एक होता है कीवर्ड्स, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल और एक होता है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस. ठीक, तो यहाँ पे जो अभी हम लोग चल रहे हैं वो चल रहे हैं कैरेक्टर सेट पे. तो जो इसका कैरेक्टर सेट है इस पे हम लोग काम करेंगे. ठीक ना. अब कैरेक्टर सेट क्या होता है? तो देखिए जो सिंबल्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना वो कैरेक्टर सेट कहलाता है. ठीक, तो कैरेक्टर सेट जो होता है वो क्या है, वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे अल्फ़ाबेट है, ठीक, तो अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. तो अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं? तो ये देखिए इसमें A है, B है, C है, इस तरह से करते हुए हम लोग जेड तक जा सकते हैं. ठीक ना. ये कैपिटल लेटर में. इसके बाद हम लोग स्मॉल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये चीज़ें अलग अलग आपको मिल जाएंगी और आप यहाँ पे स्मॉल लेटर में जेड तक जा सकते हो. ये दोनों को अलग अलग लिखा गया है. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सिंबल्स जो हैं वो इसमें अलग अलग रखे जाएंगे. ठीक ना. तो कैपिटल A यहाँ पे एक अलग फॉर्म में होगा और स्मॉल a भी अलग होगा. तो इसको एक नहीं समझा जाएगा. ओके, इसके बाद कैरेक्टर सेट ये तो हो गए. इसके बाद हमारा जो सेकेंड आता है वो आता है नंबर. इन चीज़ों को भी हम लोग यूज़ करते हैं. तो नंबर्स जो है वो भी हमको यहाँ पे यूज़ करना है. ठीक, तो नंबर्स क्या होते हैं भाई? तो वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0. ठीक, तो इतने नंबर्स जो होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं. इनके भी हम काम कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आप नंबर में भी यहाँ पे किसी भी तरह के नंबर यूज़ कर सकते हो. अगर हम स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं. ओके, तो स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कोई भी सिम्बल्स होता है, लाइक एक्सक्लेमेटरी सिम्बल्स है,
ठीक ना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे @ सिंबल को भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे हैश सिंबल को भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे डॉलर सिंबल को भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह के सिंबल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो कैरेक्टर सेट जो है इसमें इतनी चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कीवर्ड्स। ठीक, जो सेकंड फॉर्म हमारा है, ये देखिए जो कैरेक्टर सेट था ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था। इसके बाद जो सेकंड फॉर्म हमारा आता है वो होता है कीवर्ड। ओके, तो कीवर्ड जो है वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कीवर्ड इज़ द फॉर्म ऑफ द रिजर्व वर्ड। ओके, रिजर्व वर्ड क्या होता है भाई? तो रिजर्व वर्ड ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो उसको निश्चित रूप से यूज़ करती है। लाइक अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेजेस में जैसे हम लोग एप्पल बोलते हैं तो एप्पल का मतलब जो है वो सेब होता है, तो बस वही होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि चलो हमारे यहाँ तो एप्पल का मतलब जो है वो संतरा होता है। ठीक, अगर एप्पल का मतलब सेब है तो वो सेब ही रहेगा। तो वो क्या है, एप्पल नाम का ये जो वर्ड है ये रिजर्व हो गया है किस चीज़ के लिए? सेब के लिए। ठीक, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड, इसको बोलते हैं रिजर्व वर्ड। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग जो कीवर्ड्स हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक ना, तो जैसे CLS है, REM है, इनपुट है, आप लोग के बुक में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक ना, तो कौन कौन से रिजर्व वर्ड हैं वो आपके सामने देखिए इस तरह से मिलते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रिजर्व वर्ड हैं, इनको हम किसी और काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ये जो भी सिंबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये रिजर्व वर्ड हैं। ऐसे बहुत सारे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। ठीक ना, तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये आप किसी और वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। जो इसका वर्क है वो एकदम मतलब फिक्स है, इसी को हम लोग रिजर्व वर्ड बोलते हैं। ठीक, तो अगर जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि इनपुट है, तो इनपुट का मतलब जो होता है वो नंबर लेना होता है। तो हम जहाँ पे भी इनपुट वर्ड को यूज़ करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़र से नंबर लेगा ही लेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये प्रिंट है, तो प्रिंट का मतलब होता है किसी भी जो भी रिजल्ट आता है उसको प्रिंट कर देता है। तो ये इसका काम ही है। तो जैसे हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे ये पर्टिकुलर अपना काम जो है वो कर देंगे। ठीक, तो ये वाली चीज़ जो है वो रिजर्व वर्ड में थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कांस्टेंट। ठीक, आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। अगर आप इसको थोड़ा सा भी छोड़ते हो तो आप वहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपके नंबर जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट जो है वो उसका क्या मतलब होता है? तो भाई कांस्टेंट्स का मतलब जो होता है वो होता है कि किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना। ठीक ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। कोई एक फिक्स वैल्यू होती है तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट्स आर द डेटा और द वैल्यूज़ इन प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस। यानी अगर आपने कभी कांस्टेंट किसी भी चीज़ को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया है तो वो पूरे प्रोग्राम में वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। अब ये कांस्टेंट्स होते किस टाइप के हैं? तो भाई कांस्टेंट जो है वो हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है और एक होता है जो सेकंड फॉर्म होता है वो सेकंड फॉर्म होता है नंबर कांस्टेंट का। ठीक है, तो ये नंबर कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो नंबर कांस्टेंट बोल दो, चाहे न्यूमेरिक कांस्टेंट बोल दो, तो आप ये भी बोल सकते हो न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास एक दूसरा फॉर्म भी तैयार हो गया ना। तो ये कांस्टेंट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर आप इसमें स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग उसको बोलते हैं जब हम किसी कैरेक्टर की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे एप्पल का, तो अगर एप्पल का मतलब अगर आप सेट कर देते हो कि एप्पल का मतलब जो है वो सेब होगा तो वो सेब ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता पूरे प्रोग्राम में। ठीक, तो इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करें तो न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होता है उसमें हम लोग नंबर्स को सेट कर देते हैं और नंबर्स में जब वो चीज़ सेट हो जाएगी तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये इस तरह के फॉर्म्स जो हैं वो न्यूमेरिक कांस्टेंट में आते हैं। ठीक, इन सब का प्रोग्राम जो है वो आगे चल करके अभी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से इसको प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। फिलहाल अभी हम लोग जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो देख रहे हैं क्विक बेसिक का। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिफाइन करके बताई जा रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वेरिएबल। तो ये जो अगला पार्ट है वो क्या है? वेरिएबल का। वेरिएबल जो है वो बहुत ही यूज़फुल पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो होता है उसके थ्रू हम लोग कोई वैल्यूज़ लेते हैं और उस पर काम करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख लिया A=5 है। ठीक ना, आगे हमने बोला कि भाई A=A + B हो जाए तो B की जो वैल्यू होगी
सपोज कर लेते हैं कि b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 7, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि a की वैल्यू 5 दी गई थी और b की वैल्यू 7 दी गई है। तो ये जो वैल्यू स्टोर किया जाता है ना, ये जो वैल्यू स्टोर किया जाता है, ये सब गिवन वेरिएबल्स में ही स्टोर किया जाता है। देखिए b में 7 स्टोर है, तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को इस स्टेटमेंट को चलाते हैं a इक्वल टू ए प्लस बी, तो a की करंट वैल्यू जो हो जाती है वो 5 हो जाती है और जो b की करंट वैल्यू हो जाती है वो 7 हो जाती है। और फिर इन दोनों को हम लोगों को ईजिली ऐड कर देना होता है और ईजिली ऐड करने के बाद a में ही इसको स्टोर करा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि a की जो करंट वैल्यू थी वो पहले 5 थी और अब जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 प्लस 5। तो a की जो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है ये, ठीक ना। तो ये इस तरह से देखिए a की जो करंट वैल्यू है वो चेंज हो गई एंड इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल, ठीक ना। ये जो है वो वेरिएबल का ही कैरेक्टर है जो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। इक्वल टू 12 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है वो वेरिएबल फॉर्म में मौजूद है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये वेरिएबल्स जो थे उसको हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। इसके बाद जो और सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो है ऑपरेटर का। लेकिन वेरिएबल में भी अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। जैसे वेरिएबल अगर हमको डिफाइन करना है, यहाँ पे तो हमने लिख दिया a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 7। तो किस तरह के वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। तो वेरिएबल्स का एक और पार्ट होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। ओके, तो ये जो है वो रूल्स हैं जो कि वेरिएबल्स को हम लोग बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको फॉलो करनी होती है। तो जो पहला पार्ट होता है वो ये होता है कि अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर, ठीक ना। यानी आपको स्टार्ट में जैसे आप A1 कर सकते हो, लेकिन कभी भी अगर आपने 1A कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यानी स्टार्ट का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो लेटर ही होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक। तो ये इसको आपको याद रखना है कि स्टार्ट का पार्ट लेटर ही होना चाहिए, ठीक। लेटर कोई भी हो सकते हैं, ABCD, ठीक ना। तो ABCD चाहे कैपिटल में रख लो चाहे स्मॉल में रख लो, ठीक। लेकिन जो भी होगा वो फर्स्ट पार्ट जो होगा, फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वेरिएबल डिफाइन का, तो वो यहाँ पे वेरिएबल ही होगा, सॉरी अल्फ़ाबेट्स ही होंगे, लेटर्स ही होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक ना। जो सेकंड इसका पोजीशन चल रहा है, सेकंड जो रूल है वो क्या है, वो बोलता है कि वेरिएबल नेम्स कैन हैव अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, ठीक ना। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप एप्पल भी लिख सकते हो वेरिएबल में और एप्पल1 भी लिख सकते हो वेरिएबल में। ये दो अलग अलग वेरिएबल होंगे जिसमें हम अलग अलग वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। एप्पल हैव 67 वैल्यू एंड एप्पल1 हैव 100 वैल्यू। ओके, तो ये चीज़ जो है ये की जा सकती है। आपको क्या याद रखना था कि जो फर्स्ट लेटर होता है वेरिएबल का वो लेटर ही होगा, वो कुछ और नहीं हो सकता, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। आप यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक भी ले सकते हो, यानी फर्स्ट पार्ट आपको अल्फ़ाबेट लेना है, सेकंड पार्ट में आप न्यूमेरिक को भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड पोर्शन क्या बोल रहा है, नो स्पेशल कैरेक्टर इज़ अलाउड इन द नेम एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। इसका मतलब है कि आप अंडरस्कोर को छोड़ करके किसी भी दूसरे सिंबल को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आप प्लस का सिंबल, इक्वल का सिंबल, माइनस का सिंबल, डैश, डॉट, कोलन, सेमी कोलन, कोई भी सिंबल आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो। आपको सिर्फ एक सिंबल जो है वो आप स्टोर कर सकते हो, लाइक एप्पल _1, ठीक है। ये पॉसिबल है, ये अंडरस्कोर जो है, ये सिंबल जो है ये पॉसिबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। बाकी कोई भी दूसरे सिंबल्स यहाँ पे अलाउड नहीं होते। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का चल रहा है वो है कि इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, जब आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल नेम इज़ फॉलोड बाय $साइन, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसे वेरिएबल बनाने हैं जिसके अंदर वैल्यू आपको स्ट्रिंग की रखनी है, नंबर की नहीं रखनी है, तो वहाँ पे आपको $साइन का यूज़ करना होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे एड्रेस वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर एड्रेस आएगा, यानी स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर, ठीक ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आप एड्रेस कर लो और एड्रेस में आप बोलो कि आई एम फ्रॉम वाराणसी, तो आप वाराणसी से हो, तो वाराणसी जो है वो एड्रेस वेरिएबल में स्टोर करना है। वाराणसी इज़ द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर, मीन्स ये स्ट्रिंग कैरेक्टर है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वेरिएबल के साथ इस $सिंबल का यूज़ करना है, तब ये स्टोर कर पाएगा वाराणसी को अपने साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
ओके, तो इसको भी आपको यूज़ करना था। नेक्स्ट हमारे पास और भी रूल्स मौजूद हैं जो कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्पेस इज़ नॉट अलाउड मीन्स अगर आपको कुछ वेरिएबल रखना है तो आप ऐसे नहीं रख सकते हो, ऐसे आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया और स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो ये स्पेस जो है ये आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसे ही फॉर्म यूज़ करने हैं तो आप इसको ऐसे करके अंडरस्कोर लगा दो, स्पेस अलाउ नहीं रहेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐड रेस। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने नेक्स्ट वाली पोजीशन को भी देख लिया। इसके बाद फिर हमारा जो और एक पॉइंट आता है वो आता है कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। इसका मतलब है कि आपके पास जो ये रिजर्व वर्ड थे जो यहाँ पे हमने यूज़ किए थे, CLS है, REM है, इनपुट है, लेट है, प्रिंट है, फॉर है और ऐसे बहुत सारे हैं, तो इन सबको यूज़ हम नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, क्योंकि इनके अपने खुद के स्पेशल कुछ रिजर्व फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक ना, तो उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक ना, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि यहाँ पे नॉट अलाउड है क्या, नॉट अलाउड है क्या, रिजर्व वर्ड। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड यहाँ पे जो है यूज़ किया ही नहीं जा सकता। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो आप लोग इसको ईजिली डिफाइन कर लोगे। प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे आगे जा करके कि किस तरह से वेरिएबल को यूज़ किया जाता है, प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अभी हमारे पास एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर का यूज़ कैसे होता है, वो क्या होता है, वो आपको दिखाते हैं। तो ऑपरेटर मीन्स क्या होता है? ऑपरेटर मीन्स those symbol which are used to which are responsible to do something. Okay, so it is the operator. So we have lot of operator like arithmetic operator. ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, ऑपरेटर मतलब क्या था कि ऐसे सिंबल जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी नंबर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। ठीक ना, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास बहुत सारे सिंबल मौजूद हैं। ठीक, तो कौन कौन से सिंबल मौजूद हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिंबल मिलेगा जिसको हम लोग कैप सिंबल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आपको मिलेगा स्टार। ठीक, स्टार करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मिलेगा स्लैश। ठीक, स्लैश के बाद आपको यहाँ पे प्लस भी मिल सकता है। ठीक ना, और साथ में माइनस भी मिलेगा। तो ये वो सिंबल हैं जिसका यूज़ आप करते हो ना। यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर भी एक एग्जांपल दिए थे, A=A+B। तो यहाँ पे देखिए सिंबल जो आते हैं इन सिंबल को ही ऑपरेटर कहा जाता है। और जो अरिथमेटिकल सिंबल होते हैं, अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल फंक्शंस। तो यहाँ पे मैथमेटिकल वर्क करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज़ किया जाता है उसको अरिथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन आ गया, यहाँ पे देखिए आप इक्वल ऑप्शन जो है वो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये अलग टाइप का ऑपरेटर, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अभी उसका भी नंबर आगे आएगा। ठीक, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमको यहाँ पे इस तरह से मिल गई। अभी हमको क्या करना है कि हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं जो हमारा दूसरा ऑपरेटर है। ठीक, तो किसी भी तरह के ऑपरेटर्स पे आप यहाँ पे फंक्शन कर सकते हो। जैसे अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की ही बात कर लेते हैं पहले अभी, तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि A यहाँ पे हमने लिखा प्लस B यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद हमने डिवाइड बाई कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया C+D। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, इनके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ अगर यहाँ पे दिए गए हैं, अगर यहाँ पे गिवन चीज़ें हैं, इसमें हमने दे दिया कि A की वैल्यू जो है वो 2 है और जो B की वैल्यू है वो 3 है और जो C की वैल्यू है वो 2 है और जो D की वैल्यू है वो भी 2 है। ओके, तो अगर हमने ऐसा कुछ दे दिया या यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 13 कर लेते हैं और यहाँ पे 3 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से आ गई। अब अगर हम इसका एक ऑपरेशन देखें तो हम कैसे देखेंगे कि जब A+B की बात आती है तो A जो है वो 2 था, तो यानी 2 प्लस और 13, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 15। ठीक ना, तो ये इसने चूँकि ब्रैकेट लगा हुआ था ऊपर तो ये 15 इसको निकाल देगा। इसके बाद जो C प्लस वाली जो चीज़ थी वो C+D है, C+D का है 2 और 3। ठीक ना, तो 2 + 3 हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 5 होगा। एंड फाइनली जो बीच में ये डिवीज़न वाला ऑप्शन है वो चलेगा, 15 में डिवाइड बाई 5 हो जाएगा।
तो अगर ये चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं 15 डिवाइड बाई 5, तो जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आना है वो आना है 3। ठीक ना, तो ये देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर था जो कि इस तरह से काम किया। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये काम करता है। ओके, इसमें जो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हायरार्की है ऑपरेशंस की, क्योंकि सिंबल्स तो इतने सारे हैं। ठीक, अगर हम इसकी हायरार्की जानते हैं, हायरार्की मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंस होता है, यानी कौन सा सिंबल जो है वो पहले काम करेगा और कौन सा सिंबल जो है वो बाद में काम करेगा, इसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक ना, तो यहाँ पे HIERARCHY ये इसका स्पेलिंग होता है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर की। अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, बॉड मैथ्स, यहाँ पे भी उसी को यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो ये यूज़ करने वाला है। इसका मतलब है पहले यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, फिर इसके एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है, फिर डिवीज़न जो है वो सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जाता है, फिर एडिशन सॉल्व किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया जाता है। तो अगर कोई मिक्स ऑपरेटर आपको मिल जाता है, मिक्स कोई एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो उसमें आप इसी तरीके से पहले सिंबल्स को देखा जाएगा कि कौन सा सिंबल पहले चल रहा है, कौन सा सिंबल बाद में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का ऑपरेटर चल रहा है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का ही ये सब पार्ट है। पहला अरिथमेटिक चल रहा था, सेकंड वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर। आप ये भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये एक सेकेंड पार्ट है ऑपरेटर का। ठीक ना, अब यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर है तो जाहिर सी बात है यहाँ रिलेशन की बात की जाएगी, और रिलेशन की बात की जाएगी तो इसमें सिंबल्स कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे उनको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आपको इक्वल टू का सिंबल मिल सकता है, इसमें आपको ग्रेटर देन का सिंबल मिल सकता है, आप इसमें स्मॉलर देन का सिंबल मिल सकता है, इसमें आपको स्मॉलर देन इक्वल टू का सिंबल मिल सकता है, इसमें आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल मिल सकता है। ठीक है, या तो नॉट इक्वल टू का सिंबल मिलता है तो नॉट इक्वल टू ऐसे ही इसमें दिखाया जाता है। तो इतने ऑपरेटर हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक ना, और ऊपर वाले ही इस वैल्यूज़ को लिया जाता है कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 13 है, तो बताइए 2 इज ग्रेटर देन 13। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो यही आ गया कि क्या 2 बी से बड़ा है यानी 13 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा फॉल्स। ओके, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज कर दी जाती तो वो जो है वो ट्रुथ हो जाता है, या तो फिर इसको स्मॉलर देन कर देते कि ए इज़ स्मॉलर देन बी। तो आप देखो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 2 है और बी की वैल्यू जो है वो 13 है, तो जाहिर सी बात है कि ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है और यहाँ पे रिजल्ट आपका जो निकल के आएगा वो आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये रिलेशनल ऑपरेटर था जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करके देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो होता है एंड और नॉट का। ठीक, तो यहाँ पे एंड और नॉट जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये इसमें एंड एक ऑपरेटर होता है, एक होता है और एक होता है नॉट। ठीक, तो अगर कभी इस तरह से आपसे बोला जाए कि ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, तो ये क्या करेगा। ठीक ना, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम पहले यहाँ पे ए की वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू रखते हैं 10, कॉमा बी की वैल्यू हम लोग रखते हैं 15, कॉमा सी की वैल्यू रखते हैं 20 और डी की वैल्यू रखते हैं 17। ओके, तो इतनी चीज़ हमको क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ए इज़ लेस देन बी। ठीक ना, क्या ए बी से छोटा है, तो आप देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, वो बी से छोटा तो है ही। ठीक है, इसका मतलब ये तो ट्रुथ हो गया। लेकिन ये एंड है, ये एंड ऑपरेटर जो होता है ये इसका मतलब होता है और, यानी इसको दोनों केस लेके चलना होता है। फर्स्ट केस ए इज़ लेस देन बी, ये तो ट्रुथ हो गया। लेकिन अब सी इज़ लेस देन डी को ये देखेगा कि क्या सी की वैल्यू डी से छोटी है, तो यहाँ पे तो लग रहा है कि फॉल्स होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से तो इसने फॉल्स कर दिया क्योंकि सी की वैल्यू बड़ी है डी से, और अगर ऐसा हुआ तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो ट्रू का नहीं निकलेगा, वो आएगा फॉल्स का।
ओके। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन सही थी लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो गड़बड़ हो गई, ठीक ना, इसलिए फॉल्स हो गया। अगर यहीं एंड की जगह हम और कर देते तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि और ये बोलता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सही है तो हम उसको सही बोलेंगे, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ से यूज़ हो जाती है। ओके, तो इसी तरह से एंड और नॉट ऑपरेटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है वो आपको यहाँ पे अब मिलने वाला है, ठीक ना। अभी स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं? तो भाई वो स्ट्रिंग्स ऑपरेटर जो होते हैं वो स्ट्रिंग के लिए काम करते हैं, और स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही काम हो सकता है। जो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग ऑपरेटर, इसमें सिर्फ एक ही काम हो सकता है और वो है प्लस का, यानी कॉन्कैटिनेशन जो होती है वो यहाँ से हो सकती है, ठीक ना। स्ट्रिंग ऑपरेटर में एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये कॉन्कैटिनेशन जो होता है ये क्या करता है? ये दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, लाइक एप्पल और दूसरा वर्ड है ऑरेंज। अब इनके बीच में हम कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करेंगे तो कॉन्कैटिनेशन जो होता है वो सिंबल में होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स थे, हमने इसको ऐसे अप्लाई किया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से हम अप्लाई करते हैं तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो ऐसे आएगा, एप्पल ऑरेंज। तो ये चीज़ कॉन्कैटिनेट हो गई, यानी दो ऑपरेटर आपस में जुड़ गए, ठीक ना। ये दोनों जो वर्ड्स थे वो आपस में जुड़ गए, तो इसी को जो है वो कॉन्कैटिनेशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको यहाँ पे ऑपरेटर तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इनको आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्यू बेसिक जो है वो बहुत ही यूज़फुल है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का बेसिक पार्ट होता है। तो ये ऑपरेटर्स के रूप में आपको बताया गया था। अभी नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का मिलेगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।